Hello, good morning, XY become students. Good morning. Good morning. Okay, let's start. So, in the last week, we were discussing about the classical era, and in that classical era, we were discussing about till here. The Ptolemy in the 2nd century carried the later tradition in its highest equity. Am I right? Classical era. Now we are discussing about the middle era. Yes or no? ऐसा कुछ था ना? हाँ. Yes. Okay, let's start. Now, in the Middle Age, now we are talking about the Greek science. In the 5th century BC, the revolutionary change came about that is associated with the Hippocrates. हिपोक्रेट्स का नाम आपने शायद सुना होगा. ओके, तो हिपोक्रेट्स की जब मिडल एज का बात किया जाता है तो हिपोक्रेट्स का नाम वहाँ पे लिया जाता है और 5th सेंचुरी में बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ था. It was Hippocrates and his school who, influenced by the rise of natural philosophy, first insisted that disease was a natural and not the supernatural and phenomenon. तो हिपोक्रेट्स ने क्या बताया था? हिपोक्रेट्स और उसकी स्कूल में ऐसा बताया गया था, वो नेचुरल फिलोसॉफी से ज़्यादा प्रभावित हुए थे. तो उन्होंने ऐसा बताया कि तब भी बीमारियां थी, आज भी बीमारी हैं. तो बीमारी कोई एक सुपर नेचुरल पावर नहीं है या फिनोमेनन नहीं है, वो तो नेचुरली जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं वैसे ही बीमार पड़ते हैं. हिपोक्रेट्स इज समटाइम्स रिफर्ड एज द फादर ऑफ मेडिसिन. ये आपको याद रखना है. हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? हिपोक्रेट्स. इवन maladies as striking as epilepsy, whose seizures appear to be divinely caused, were held to originate in the natural causes within the body. तो जहाँ हम बॉडी की बात करते हैं नेचुरल, जैसे हिपोक्रेसिस ने बताया कि जो बीमार होना एक साधारण सी बात है, तो उसने ऐसा बताया था कि वो कोई डिवाइनली कॉज नहीं है, कि कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है या सुपर नेचुरल फिनोमेना नहीं है, लेकिन जैसे हमारी बॉडी में कुछ इम्बैलेंस होने की वजह से हम बीमार पड़ते हैं. द हाइट ऑफ मेडिकल साइंस in the antiquity was reached in the late Hellenistic period. तो ये जो हेलेनिस्टिक पीरियड मीन्स मिडल एज में, ये जब हम या मिडल एज के आगे का जो एज है तो उसको हम बोलते हैं हेलेनिस्टिक पीरियड. तो तब तक जब दवाइयाँ पहुँच चुकी तो बहुत देर हो चुका था. मच वर्क वॉज डन एट द म्यूजियम ऑफ अलेक्जेंड्रिया, अ रिसर्च इंस्टीट्यूट set up under the Greek influence in the Egypt in the 3rd century BC to sponsor learning in the general. उस टाइम में मेडिकल साइंस था, लेकिन उससे ज़्यादा हम बोलते कि कहाँ पे इंटरेस्ट या दिखाया गया या क्या पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिखाया गया था. अलेक्जेंडर का जो म्यूजियम उसने सेटअप किया था वो ग्रीक इन्फ्लुएंस से था, मीन्स ग्रीक से था, तो उस पर ग्रीक इन्फ्लुएंस, ग्रीक कल्चर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था. वो इजिप्ट में था, उसने एक म्यूजियम सेटअप किया था. तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जनरल बातें सिखाई जाती थी. म्यूजियम में जैसे हम पता है कि म्यूजियम में हम क्या रखते हैं, म्यूजियम में क्या होता है बताइए मुझे. म्यूजियम में क्या होता है? पुरानी सी चीज़ें होती है, नई चीज़ें भी होती है, उसका कलेक्शन होता है, तो उसको हम म्यूजियम बोलते हैं. तो वो बातें सीखने को मिलती थी. आगे का देखते हैं. द हार्ट एंड द वस्कुलर सिस्टम वर इन्वेस्टिगेटेड एंड वर नर्व्स एंड द ब्रेन. तो उस टाइम मेडिकल साइंस के दौरान या जो हिपोक्रेटिस थे उन्होंने ऐसा भी बताया था कि हार्ट और वस्कुलर सिस्टम है हार्ट का, और जैसे अभी हम देखते हैं या अभी रिसेंट टाइम में हम जैसे सुनते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि एंजियोग्राफी वगैरह, तो तब उस टाइम के हार्ट का और वस्कुलर सिस्टम का कुछ ना कुछ कनेक्शन है. दूसरा था कि नर्वस सिस्टम, नर्व्स और ब्रेन का कोई ना कोई कनेक्शन है. ये उस टाइम किसने बताया था? हिपोक्रेट्स ने बताया था. किसने बताया था? हिपोक्रेट्स ने बताया था. Hippocrates. The organs of thoracic cavity were described and attempts were made to discover their functions. Thoracic means गले से जुड़ा हुआ. तो जो हमारा गले से जुड़ा जो भी फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल वो श्वास नली का हो या श्वसन क्रिया हो, तो ये सब उस टाइम में डिस्क्राइब किया गया था और उसके फंक्शंस क्या है वो भी उस टाइम ढूंढा गया था.
कि जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी हम रिसेंट टाइम में बहुत बार सुनते हैं थायराइड का, ये आपको पता होगा थायराइड, थायराइड ये डिजीज सुना है, यस और नो, यस और नो, थायराइड डिजीज सुना है? हाँ, तो थायराइड ये गले से जुड़ा हुआ है। यस मैम। तो उस टाइम थैरोटिक थैरोटिक ऑर्गन, थैरोटिक कैविटी और उसके ऑर्गन और उसके फंक्शंस किस तरह से काम करते हैं उस टाइम बताया गया था। आगे का देखते हैं अदर नोटेबल साइंटिस्ट एंड देयर अचीवमेंट्स दैट Herophilus, who was the first base medical conclusion on the dissection of the human body and to describe the nervous system। तो ये जो हेरोफिलस थे ये फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने मेडिकल रिसर्च पे या मेडिकल कंक्लूजन में उन्होंने एक ऐसा बताया कि हमारा ह्यूमन बॉडी किस तरह से काम करता है, उसमें नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करता है, तो ये किसने बताया था? हेरोफिलिस ने दिखाया था। देन Archimedes as a geometer, physicist, and engineer who laid the foundation of the hydrostatic and static and explained the principle of the lever। तो आर्चिमिडीज थे, ये ज्योमेटर थे, फिजिसिस्ट थे और ये इंजीनियर थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि हाइड्रोस्टेटिक और स्टैटिक, जैसे आप स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं, एम आई राइट? स्टैटिस्टिक आप एफवाई में पढ़ चुके हैं। हाइड्रोस्टैटिक जिसका फिजिक्स में जैसे हम बोलते हैं कि उसका कनेक्शन है हाइड्रोस्टैटिक और स्टैटिक का फाउंडेशन उन्होंने बताया था। और जो लीवर किस तरह से काम करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीवर, उसका ये उन्होंने बताया था। देन एरोस्थेनिस, एरोस्थेनिस हु मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ एज वेल एज द साइज ऑफ द अर्थ। तो एरोस्थेनिस थे, उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने ऐसा बताया था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितना अंतर है या कितना डिस्टेंस है और अर्थ का क्या साइज है, ये किसने बताया था? एरोस्थेनिस ने बताया था। ओके, तो ये सिंपल से है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि किसने कौन सा सर्च किया था, किसने कौन सा रिसर्च किया था। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? Do you understand all of you? Yes, Okay, ma'am. यस मैम। okay. आगे का पॉइंट देखते हैं। ध्यान रखिए, ये आपके नोट्स होंगे, उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नोट्स होना जरूरी है आपके पास। और जब भी आपको नोट्स मिलता है तो वो प्रॉपर मिलता है ना? जब भी आपको नोट्स मिलता है वो प्रॉपर मिलता है कि नहीं मिलता है? Yes. ओके, तो उसमें से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये याद रखिए। आगे का देखते हैं हम। चाइनीज, अभी हम मिडल एज की नहीं, लेकिन हम अभी क्लासिकल इरा की ही बात कर रहे हैं। तो चाइनीज साइंस, उसमें चाइनीज कल्चर का क्या इम्पोर्टेंस था? तो ज्योमेट्री डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ द नीड टू मेजर द लैंड वाइल एल्जीब्रा वाज इम्पोर्टेड फ्रॉम द इंडिया। कि जैसे उस टाइम ज्योमेट्री का इस्तेमाल क्यों हुआ था? कि जमीन नापने के लिए ज्योमेट्री का इस्तेमाल किया था। और जो एलजीब्रा है, कि एलजीब्रा किसने दिया था? हमारी इंडिया ने दिया था। ओके, तो आप याद रखिए, फॉर एग्जांपल जैसे आप 11th-12th स्टैंडर्ड में एलजीब्रा का इस्तेमाल कर चुके होंगे, शायद आपको पता होगा। एलजीब्रा आपने थोड़ा सा इस्तेमाल किया है, यस और नो? एलजीब्रा का Yes. हाँ, तो एलजीब्रा Yes. इंडिया से, इंडिया का हमारा वो रिसर्च है। दूसरा है ड्यूरिंग द सेकेंड सेंचुरी बीसी, आफ्टर मेनी सेंचुरीज एंड जनरेशन, द मैथमेटिकल ट्रीटीज नेम्ड द 9 चैप्टर्स ऑन द मैथमेटिकल आर्ट वाज कंप्लीटेड। कि सेकेंड सेंचुरी के दौरान जो हम बोलते हैं कि बहुत सारी जनरेशन में, बहुत सारी सेंचुरी के दौरान, उसके बाद जो मैथमेटिकल रिसर्च हुआ तो उसमें द 9 चैप्टर्स ऑन मैथमेटिकल आर्ट वो कंप्लीट हुआ था। उस टाइम भी मैथमेटिक्स, जैसे आपको देखा, अभी आपने देखा कि एलजीब्रा, फिर हाइड्रोस्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, वो सब वहाँ पे सर्च हो रहा था। पर उसके दौरान जो मैथमेटिक्स पे बुक लिखा गया, तो ये कौन सा वाला बुक है? द 9 चैप्टर्स ऑन मैथमेटिक्स आर्ट, वो कंप्लीट हुआ था उस टाइम। दिस वर्क कंटेंट मोस्टली प्रैक्टिकल mathematical procedure including topics such as determining the areas of the field of the different shapes for taxation purposes and pricing of the different goods and commodities, rate exchange and equitable taxation। तो मैथमेटिक्स में शायद आपने एफवाई में पढ़ा होगा, ये पढ़ा है? मैथमेटिक्स में आपने शायद पढ़ा होगा टैक्सेशन पर्पसेस,
डिफरेंट गुड्स, कमोडिटीज, रेट एक्सचेंज, ये पढ़ा है थोड़ा सा? यस और नो? yes, ये पढ़ा है ना? तो उस टाइम ये मैथमेटिक्स का प्रैक्टिकल वर्क किस तरह से किया जाता है कि बाबा कमोडिटीज है, फिर डिफरेंट गुड्स है, द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट गुड्स है, देन इक्विटेबल टैक्सेशन है, तो उस टाइम ढूंढा गया था। देन दिस बुक डेवलप्स द अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ऑल्सो मेंशन द नेगेटिव क्वांटिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। तो ये जो बुक दिया गया, द 9 चैप्टर ऑन द मैथमेटिकल आर्ट्स, उसमें ये बुक में अलजेब्रा दिया गया, ज्योमेट्री दिया गया और कुछ नेगेटिव क्वांटिटीज भी रिकॉर्ड हुआ था जो हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुआ है। समझा? मीन्स उस बुक ने दिया था ज्योमेट्री, अलजेब्रा और नेगेटिव क्वांटिटीज जो उस बुक में लिखा गया था वो हिस्ट्री में रिकॉर्डेड हुआ है। जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, कि किसने कौन सा काम किया, अकबर ने क्या किया, बिरबल ने क्या किया, कौन सा राजा कहाँ था, ये हम पढ़ते हैं कि नहीं, पढ़ चुके हैं ना? यस और नो? yes, हाँ, वैसे ही यहाँ yes, पे है, ma'am. Yes. वैसे ही यहाँ पे है। आगे देखिए, जू Chonji, Zhu Chonji estimated the right value of pi and the 6th decimal place and improved the magnet which had been discovered centuries earlier। तो ये जो जू चोंजी थे, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या एस्टिमेट लगाया, वैल्यू ऑफ पाई। पाई पाई का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई, पी आई, पाई, वैल्यू ऑफ पाई का मतलब बताया था टू द 6 डेसिमल प्लेस। डेसिमल मतलब क्या, 6 डेसिमल प्लेस, डेसिमल मतलब क्या, आपके हाथ में मोबाइल है, आप ढूंढ सकते हैं, डेसिमल मतलब क्या, डेसिमल का मतलब क्या, आप यहाँ पे हैं या सो गए हैं? डेसिमल का मतलब क्या? दशम. दशांश, ओके। तो वैल्यू ऑफ पाई मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि फॉर एग्जांपल वंस, टेंस, होता है कि नहीं, 100, 1000 होता है ना, मैथ्स में होता है कि नहीं? हाँ. हाँ, वैसे ही हाँ. उन्होंने डेसिमल प्लेस बताया था, वैल्यू बताया था पाई का। और उसने ये भी बताया था कि मैग्नेट, क्या बताया आगे, इम्प्रूव द मैग्नेट विच हैड बीन डिस्कवर सेंचुरीज अर्लियर। उसने मैग्नेट का भी बताया था, मैग्नेट उन्होंने ढूंढा था कि अगली सेंचुरी में, कि मैग्नेट के बारे में बताया था जिसके बारे में अगली सेंचुरी में उस पर रिसर्च हो सके। ओके, देन आगे का देखते हैं, वेयर द चाइनीज डिस्प्लेस exceptional talent was at making invention, gunpowder, paper, woodlock printing, compass are some of the many Chinese invention। तो चाइना ने क्या क्या ढूंढा, तो चाइना ने क्या क्या ढूंढा, गन पाउडर, जैसे हम बोलते हैं बारूद, ओके, तो गन पाउडर, फिर वुडलॉक प्रिंटिंग, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मीन्स, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग मीन्स क्या, कि जैसे लकड़े पे नक्शी काम किया जाता है ना, लकड़े पे नक्शी काम किया जाता है कि नहीं, फिर उसका पेंटिंग बनाया जाता है लकड़े पे, तो वुडलॉक पेंटिंग चाइना ने ढूंढा था। कंपास मीन्स फॉर यूजिंग फॉर डायरेक्शन, तो कंपास उन्होंने ढूंढा था, ये चाइनीज इन्वेंशन है। आगे का देखते हैं, डिस्पाइट देयर इमेंस क्रिएटिविटी इट इज द आयरनिक दैट चाइनीज इंडस्ट्रियल लाइफ डिड नॉट अंडरगो एनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। उनके इस क्रिएटिविटी के बाद जो चाइनीज इंडस्ट्रियल लाइफ है, मीन्स हम बोलते हैं कि इंडस्ट्री में जो उनका इम्पोर्टेंस या इंडस्ट्री में जो उनका प्रोग्रेस होना चाहिए था, तो वो प्रोग्रेस कैसा था, इतना बहुत बढ़िया नहीं था उस टाइम में। हम चाइनीज इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, हम क्लासिकल इरा की बात करें, उस टाइम उतना इन्फ्लुएंस नहीं था। डेनेस्टी टू द फॉल ऑफ मंचाओ, यहाँ पे और बताया गया है कि एनी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट द हैन डायनेस्टी टू द फॉल ऑफ मंचाओ, मीन्स ये जो हम बोलते हैं कि इस टाइम से लेकर इस टाइम से इस टाइम तक लेकर वो जो चाइनीज इंडस्ट्रीज था, इंडस्ट्रियल लाइफ था, इतना डेवलप नहीं हुआ था। समझा? डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? मैम. ओके, दूसरा आप, मैम. आपके लिए एक सभी टीचर की कंप्लेन है, सभी टीचर की, आपके जो क्लास में आपने ऐसा लगा कि हम एफ वाई में से एस वाई में आ गए, वैसे हम टी वाई में चले जाएंगे,
तो ये आपकी गलत फहमी है। सब टीचर की यहाँ पे एक कंप्लेन है कि जितना 9 बच्चे 100 में से 9 बच्चे में आपको क्या लगा आप अपने दम पे पास होते हैं? अपने दम पे पास होते हैं या किस तरह से आपका रवैया है कि लेक्चर अटेंड नहीं करना है? अगर आप पूछ रहे भी हो कि हाँ मैडम आप लेक्चर लेने, तो मैंने पूछा क्या पढ़ाया था, तो आपको ये भी पता नहीं होता कि आप लेक्चर में नहीं थे, तो ऐसा कैसे चलेगा? 8 या 9 बच्चे, क्या जवाब देंगे हम प्रिंसिपल सर को? हम क्या जवाब देंगे? आपको पढ़ना हो तो पढ़ो, हम हमारा ड्यूटी कर रहे हैं, सिलेबस खत्म करना है, आपको नोट्स चाहिए नोट्स मिल जाएगा, किस तरह से भी पढ़ो, अपने दम पे पास होके दिखाओ, सिर्फ यही हमको जानना है। हमारे दम पे नहीं, अपने दम पे पास होना है, और इतना टफ होगा एग्जाम, ये बात याद रखेंगे। दूसरा है इस्लामिक साइंस। द टॉर्च ऑफ एंशियंट लर्निंग passed first to one of inventing groups that helped bring down the Eastern Empire. तो ये जो टॉर्च, हम टॉर्च इस्तेमाल करते हैं, तो टॉर्च ये इस टाइम में ढूंढा गया था, इस्लामिक साइंस में ढूंढा गया था, जिसका हम बोलते हैं कि कोई भी इन्वेंशन होता है तो दूसरा देश या दूसरी कंट्री उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये इन्वेंशन से ईस्टर्न एम्पायर को इसका हेल्प मिला था। देन इन द 7th century, Arabs, inspired by their new religion, burst out of the Arabian Peninsula and laid down the foundation of Islamic empire, eventually rivaled that of ancient Rome. तो उस टाइम 17th सेंचुरी में जो अरब देश था, अरब देश में एक नया धर्म आया था, न्यू रिलीजन उन्होंने बताया था, और उसको नाम दिया गया था अरेबियन पेनिसुला। और दूसरा कि उन्होंने जो नया धर्म अपनाया था उसकी इन्फ्लुएंस हमें रोम में भी दिखाई दी, क्योंकि रोम में भी उस टाइम इस्लामिक पीपल थे। दूसरा है एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी आपको शायद पता होगा, related to stars and moon and all this, what we can say, planet. Astronomy and astrology were believed to one way of glimpsing what God willed for humankind. तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ऐसा बताते थे उस टाइम, ऐसा बिलीव करते थे कि ये सब कुछ जो चलाने वाला है तो ये ईश्वरी है, ये भगवान ही है। ओके, कॉन्टेक्ट विद द हिंदू मैथमेटिक्स and the requirements of the astronomy stimulate the study of numbers and geometry. कि जब हम हिंदू मैथमेटिक्स की बात करते हैं और एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, एस्ट्रोनॉमी को जो रिक्वायर्ड है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उत्साहित करे कि जैसे फॉर एग्जांपल हम मैथमेटिक्स में अगर हमको मैथमेटिक्स आने लगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, या हमको समझ में आ गया मैथमेटिक्स तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ खेलने की कोशिश करते हैं। वैसे ही एस्ट्रोनॉमी का जो रिक्वायरमेंट्स है तो वो लोगों के लिए वो क्या बनता जाता है, वो एक स्टडी का जरिया बनता जाता है, द स्टडी ऑफ मेंबर्स और ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री पढ़ना और लोगों को पढ़ना, ये एस्ट्रोनॉमी का एक हम बोलते हैं कि एक ऑक्यूपेशन बन जाता है। देन राइटिंग ऑफ द हेलेनस the writing of Helens were therefore eagerly sought and translated. Thus, much of the science of antiquity passed into the Islamic culture. तो उस टाइम हेलेंस का जो राइटिंग था, उन्होंने कुछ लिखा हुआ था, उसका भी उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, और उसकी वजह से कि जो ट्रांसलेशन हुआ तो इस्लामिक कल्चर के लिए काफ़ी फायदेमंद बताया गया। तो ये समझा? डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड। आपको सब कुछ याद रखना है कि कौन से इन्वेंशन कौन से साल में हुए। देखिए यहाँ पे इन द इस्लामिक कल्चर, हालेंस का जो राइटिंग था उन्होंने कुछ लिखा था, उस टाइम में ट्रांसलेट हुआ था, जिसका हम बोलते हैं जिसका मदद या जिससे इन्फ्लुएंस हुआ इस्लामिक कल्चर। ग्रीक मेडिसिन, ग्रीक एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनोलॉजी
and Greek mathematics, together with the great philosophic work of Plato and particularly Aristotle, were assimilated in the Islam by the end of 9th century. तो एरिस्टोटल और प्लेटो का नाम आपने शायद सुना होगा, सुना है कि नहीं? एरिस्टोटल और प्लेटो, एरिस्टोटल और प्लेटो का नाम सुना है कि नहीं? यस और नो? हाँ, Yes, तो ma'am. ये भी साइंटिस्ट है, उन्होंने उनके साथ मिलकर तो ग्रीक मेडिसिन, क्योंकि उस टाइम ग्रीक इन्फ्लुएंस था, तो ग्रीक मेडिसिन थी, ग्रीक एस्ट्रोनॉमी था, ग्रीक एस्ट्रोलॉजी था, ग्रीक मैथमेटिक्स था, उन्होंने सब जो फिलोसॉफी वर्क था वो एरिस्टोटल का हो या प्लेटो का हो, उन्होंने साथ मिलकर एक इम्पैक्ट छोड़ी 19th सेंचुरी तक इस्लाम पे एक इम्पैक्ट छोड़ा था। समझा? समझा? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में मुगल आ चुके थे, पहले मुगल आए थे, फिर अंग्रेज लोग आए थे, एम आई राइट? का उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमें यहाँ पे दिखाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है ना? यस और नो? Yes. हाँ, Yes. उसी तरह से कि जब पास्ट में ये जो सेंचुरी बताई गई है, 7th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 9th सेंचुरी, तो जो जो घटनाएं घटी थी वहाँ पे, जो जो घटनाएं हुई थी, तो उसका इम्पैक्ट इस्लामिक कल्चर पे दिखता था। आगे देखते हैं, इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी वर एडेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ग्रेट astronomical observation that provided accurate observation against which Platonic predictions could be checked। तो इस्लामिक हम इस्लामिक साइंस का बात करें तो इस्लामिक साइंस ने उस टाइम इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी मीन्स रिलेटेड टू प्लैनेट्स, और एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी किसको बताया जाता है? एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी उससे ही बनाया जाता है। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो पहले एस्ट्रोनॉमिकल जो ऑब्जर्वेशन हुए थे, जो किसने पहले चेक किए थे? प्लेटोमिक ने। तो उनका प्लेटोमिक का जो ऑब्जर्वेशन था वो सही था, और जो इस्लामिक एस्ट्रोनॉमी और इस्लामिक एस्ट्रोलॉजी था वो सही था। वो दोनों ने मिलकर वो बताया था कि उन्होंने अपना रखा था और इस्लामिक ने अपना रखा था। समझा कि नहीं समझा? इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन अगेन टेल मी, आई विल रिपीट अगेन। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके, आगे का नंबर फैसिनेटेड इस्लामिक थिंकर्स एंड दिस फैसिनेटेड सर्व एज द मोटिवेशन ऑफ द क्रिएशन अलजेब्रा एंड द स्टडी ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस। तो इस्लामिक साइंस में ज़्यादातर जो इस्लामिक थिंकर्स थे वो नंबर से, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था नंबर्स में, जो एक वजह से उनके लिए मोटिवेशन का काम करता था कि फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में वो ज़्यादा रिलेटेड थे या मीन्स नंबर्स में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो उसकी वजह से एक एल्जिब्रा उन्होंने क्रिएट किया, और एल्जिब्रा का फंक्शन किस तरह से काम करते हैं कि अगर ये स्टडी किया जाए तो वो फंक्शन किस तरह से काम करता है वो उन्होंने ढूंढा था। समझा? समझा? ये इस्लामिक साइंस यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे देखिए, यहाँ पे थिंकर और फिलोसोफर का नाम दिया गया है, देखिए आप देख सकते हैं, देख सकते हैं थिंकर और फिलोसोफर का नाम देख सकते हैं। मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, आपको पता चल जाएगा। एरिस्टोटल, हिपोक्रेट्स, पेंजाओ चाइना, ये सब यहाँ पे बताया गया है। समझा? ये मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, आपको दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू क्वेश्चन, मिडल एज, द डेवलपमेंट साइंस ऑफ द मिडल एज, उसको हम बोलते हैं डार्क एज। मिडल एज को क्या बताया जाता है? मिडल एज को क्या बताया जाता है? डार्क एज बताया जाता है। द अर्ली मिडिवल पीरियड फ्रॉम अबाउट AD 500 to 1000 is regarded as the true dark age, where the medieval society slipped into the barbarism and ignorance। तो ये जो पीरियड बताया गया AD 500 से लेके 1000 तक, ये जो पीरियड था सच्ची में उसको बताया गया है कि डार्क एज बताया गया है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर कुछ हम बोलते हैं कि इन्वेंशन नहीं हुआ था, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इग्नोरेंस किया गया था, बार्बरिज्म हुआ था, तो उसकी वजह से ये इस एज को मिडल एज बताया जाता है, डार्क एज बताया जाता है। ओके,
क्यों डार्क एज बताया जाता है, तो अभी हम आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, मेनी हिस्टोरियंस एंड साइंटिस्ट रिगार्ड द वेस्टर्न यूरोप आफ्टर द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर एज completely devoid of interest and the barren wilderness in the history of science। कि जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बोलते हैं कि एंट्री होती है तो उसका एग्जिट भी होता है, समझ में आ रहा है? एंट्री होती है तो उसका एग्जिट भी होता है। फॉर एग्जांपल, वन जैसे ऑपोजिट होता है हर एक, कि हर एक पीरियड, फॉर एग्जांपल कोई कभी कभी सक्सेसफुल होता है, कभी अनसक्सेसफुल होता है, तो हर एक के लाइफ में सक्सेस, हमेशा उनको सक्सेस मिलती है क्या? हाँ, किसी इंसान को हर एक टाइम पे सक्सेस मिल सकती है क्या? सक्सेस ही सक्सेस मिला, उसने अनसक्सेसफुल नहीं हो सकता ना। तो उसी तरह जैसे बोलते हैं अप और डाउन, कि जैसे उस टाइम में जो हिस्टोरियन थे और जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या देखा कि जो वेस्टर्न यूरोप है वो पूरा, हम बोलते हैं कि रोमन एम्पायर, वो फॉल डाउन हो चुका था और उसकी इम्पैक्ट हिस्ट्री में बहुत लंबे टाइम तक या लंबे समय तक वहाँ पे दिखाई दी। So this time frame was known as the Dark Age. The Greek and the Roman ages of the reason and the high philosophy did not prevail. तो उस दौरान ये जो हम बोलते हैं कि डार्क एज था, तो उस टाइम के दौरान यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि जो रोमन थे या ग्रीक थे, उन्होंने कुछ ऐसा और फिलोसफी या कुछ इन्वेंशन, नया इन्वेंशन डाला नहीं था, क्योंकि उसको हम बोलते हैं एज ऑफ रीजन एंड हाई फिलोसफी डिड नॉट प्रिवेल। तो इतना नहीं हुआ था। अभी इसको डार्क एज बोलते हैं, उसके बाद आएगा एज ऑफ रीजन। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? Yes. Yes. ओके, आगे का देखते हैं। कांस्टेंट वॉर एंड द पॉपुलेशन शिफ्ट मार्क दिस टाइम फ्रेम। देन रेडिंग सेक्शंस, विकिंग्स एंड अदर पीपल हॉल्टेड द प्रोग्रेस। तो क्यों नहीं हुआ था उस टाइम? क्यों नहीं हुआ था? तो उस टाइम क्या हुआ था? कांस्टेंट वॉर, लड़ाई झगड़े होते थे। फिर पॉपुलेशन शिफ्ट मीन्स माइग्रेशन, कि एक जगह से दूसरी जगह पीपल जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, रोम में से यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। तो हम बोलते कि जैसे स्टेबिलिटी वहाँ पे चाहिए थी, उतना स्टेबिलिटी नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ यहाँ पे नाम दिए गए हैं, रेडिंग सेक्शंस, देन विकनिंग्स, और जो दूसरे लोग थे उन्होंने अपना प्रोग्रेस चालू रखा, होल्टेड द प्रोग्रेस, ऐसा बताया था। समझा? In the years immediately after the fall of Rome, there was a period of readjustment where the medieval society was more concerned with the and keeping peace, keeping peace and empire building than nurturing the center of learning। तो उस टाइम जैसे लड़ाई झगड़े होते थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो उसमें ज़्यादातर लोगों को क्या ज़रूरत था? फॉल ऑफ रोम हुआ था, मीन्स हम बोलते कि रोम का जैसे हम बोलते पतन होना शुरू हो गया था। तो उस टाइम लोग रीएडजस्टमेंट में जुड़े थे, एडजस्ट करने के। जैसे फॉर एग्जांपल डिजास्टर के बाद या युद्ध के बाद फिर से जैसे हम बोलते हैं कि लोगों का लाइफ स्टार्ट होता है, तो उस टाइम मेडिवल सोसाइटी में या मेडिवल पीरियड में भी उस टाइम कुछ ऐसा ही रहा था। लोग शांति चाहते थे। हाँ, जो एम्पायर था, जो कोई भी राज करेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ लोग नया सीखना ही चाहते थे, लेकिन उस टाइम लोगों की जरूरत क्या थी? शांति से अपना जीवन गुजारे। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? Yes. ओके, Yes. आगे का देखते हैं। डिस्पाइट दिस द चार्लमेंगे tried to establish the scholastic tradition and the late middle ages saw the advancement in the philosophy of the science and the refinement of the scientific method। पर उसके बावजूद भी कैसा स्थिति था, वॉर का सिचुएशन था, उसके बावजूद भी चार्ल मैग्ने ने अपना स्कॉलास्टिक ट्रेडिशन लोगों के सामने रखा था, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट रहा या उसका जो एडवांसमेंट था, वो थोड़ा सा बाद में दिखाई दिया, बाद के पीरियड में, थोड़े समय के बाद।
साइंटिफिक मेथड कैसा होता है। फिर उन्होंने ऐसा भी बताया था कि हाँ, फिलोसॉफी ऑफ साइंस, साइंस क्या कहना चाहते, उसके बाद लोगों ने अपनाया था। उस टाइम लोगों ने नहीं अपनाया था, उसके बाद उसका इम्पैक्ट दिखाई दिया। ओके, far from being backward, medieval society overshadowed by the Islam and the Byzantium scholasticism acted as a nucleus for the Renaissance and Enlightenment. तो जैसे हम बोलते हैं कि किसी का इम्पैक्ट हमेशा लॉन्ग टाइम तक रहता है या शॉर्ट टाइम तक रहता है, तो वैसे कि ये जो मिडिवल पीरियड था उसको बैकवर्ड मिडिवल सोसाइटी बताया गया, क्योंकि उसके इम्पैक्ट उसके ऊपर किसका इम्पैक्ट था, इस्लाम। और जो हम बोलते हैं बेंजेंटिनियम, जो स्कॉलास्टिक सॉरी इस्लाम का नहीं था, लेकिन जो रोमन फॉल हुआ उसका इम्पैक्ट यहाँ पे मिडिवल सोसाइटी में दिखा। लेकिन इस्लाम और जो बेंजेंटिनियम, ये जो स्कॉलास्टिसिज्म थे, उन्होंने भी एक हम बोलते हैं कि जैसे सूर्य का जैसे प्रकाश होता है, सूर्य की एक किरण हमारे लिए काफ़ी होती है, तो वैसे ही इस्लाम और बेंजेनियम स्कॉलास्टिक एक्टेड एज अ न्यूक्लियस फॉर द रेनेसांस एंड द एज ऑफ एनलाइटमेंट। उन्होंने कुछ काम किया था, उन्होंने कुछ ढूंढा था कि लोगों को किस दिशा में, कई और नई दिशा में लेके जाए। समझा? समझा? डू यू अंडरस्टैंड? yes, ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। हाई मिडल एज, ये मिडल एज में आते हैं, जैसे हम बोलते हैं अर्ली पीरियड, मिडल एज, और उसके बाद आता है लेट मिडल एज। तीन हिस्सों में बटा हुआ है। तो हाई मिडल एज में देखते हैं, यहाँ पे देखिए टाइटल दिख रहे हैं आपको, टाइटल दिख रहे हैं, यस और नो? टाइटल दिख रहे हैं? हेलो, हाई मिडल एजेस, रीबर्थ एंड स्कॉलास्टिसिज्म, टाइटल दिख रहे हैं आपको, यस और नो? डू यू लिसन मी? हेलो, ओके। तो हम बात करते हैं हाई मिडल एज की, जिसको हम रीबर्थ बोलते हैं या स्कॉलास्टिसिज्म बोलते हैं। ड्यूरिंग द मिडल एजेस, द एंडलेस वार्निंग इन द वेस्टर्न यूरोप डिक्रीज। ओके, तो जब से उसके पहले जो टाइम था वॉर का था, तो वहाँ पे जब धमकियाँ दी जाती थी, ओके, वो कैसे होने लगी, रीबर्थ बोलते हैं। रीबर्थ मीन्स अच्छा समय आने की संभावना। तो उस टाइम जो धमकियाँ देते थे लोग, हाँ ऐसा होने वाला है, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो कैसा हुआ था, कम होता जा रहा था। The people grew and the share Christian identity gave some unity of the purpose. तो उस टाइम लोगों ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया था, क्योंकि यूनिटी, क्रिश्चियनिटी हमें क्या सिखाती है, क्रिश्चियन कल्चर हमें क्या सिखाता है, यूनिटी सिखाता है, तो वो बताया था। ओके, आगे की बात करते हैं कि as trade increased, also did not exchange the ideas. Merchants and mercenaries brought back ideas from the Moorish Spain, Holy Land and the Byzantium. तो ये बेंजेंटिनिया है, मूरिश स्पेन है, या हम हॉली लैंड की बात करते हैं, ये जो प्लेसेस है वहाँ पे व्यापार व्यापार शुरू हो रहा था। लेकिन उस टाइम जो हम बोलते थे ट्रेड इंक्रीज, व्यापार की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन लोग अपने जो व्यूज थे, अपने जो आइडियाज होते थे कि व्यापार से लेके, वो एक्सचेंज नहीं करते थे। डू यू अंडरस्टैंड ना? डू यू अंडरस्टैंड ना? यस और नो? yes, Yes, ma'am. Yes. ओके, आगे का बात करते हैं कि Muslims translated many of ancient Greek texts into the Arabic, and in the middle of 11th century, the scholars from all around Europe flocked to Spain to translate this book from the Arabic to Latin.
तो मुस्लिम लोगों ने क्या किया था उस टाइम, तो मुस्लिम लोगों ने ये किया था कि जो उनके पास जो ग्रीक हम बोलते हैं कि ग्रीक टेक्स्ट था, उस टाइम ट्रांसलेट किया था, अरेबिक में ट्रांसलेट किया था। जैसे हमने देखा कि अरेबियन पेनिसिलियम, ये रिलीजन उन्होंने एक बस्ट आउट किया था, मीन्स एक रिलीजन उन्होंने अपनाया था। उसी तरह ग्रीक का उन्होंने अरेबिक में ट्रांसलेट किया था। और उसके बाद जो हम बोलते हैं कि स्पेन में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर थे जिन्होंने क्या किया, अरेबिक का जो ट्रांसलेशन था ग्रीक में से अरेबिक में, और ग्रीक अरेबिक से जो जो टेक्स्ट ट्रांसलेट किया हुआ था वो लैटिन में उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया। ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं। देन द नॉलेज pathway was created for the knowledge of Greeks to pass into the Europe। तो ग्रीक में क्या हुआ था, सॉरी, ग्रीक का जो नॉलेज था कि ग्रीक में जो ज्ञान बट रहा था, ग्रीक भाषा में जो ज्ञान बट रहा था, वो कहाँ तक पहुंच चुका था, तो यूरोप तक पहुंच चुका था। डू अंडरस्टैंड और नॉट, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes. जैसे फॉर Yes, ma'am. एग्जाम्पल हमारा जो होली बुक है भगवत गीता है, ओके, हमारे हिंदू का होली बुक है भगवत गीता है, तो वो ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में था, ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में था, ओरिजिनली Sanskrit. संस्कृत, ओके। पर उसके बाद हर एक लैंग्वेज में उसका ट्रांसलेशन हुआ, उसका टेक्स्ट ट्रांसलेशन हुआ कि नहीं? हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, हर एक लैंग्वेज में हुआ। एम आई राइट? एम आई राइट? Yes. मीन्स उसका Yes. Yes. ज्ञान, उसका ज्ञान हर एक जगह पे हर एक लोगों को मिले। वैसे ही जो ग्रीक का जो हम बोलते हैं जो टेक्स्ट था, ग्रीक लोगों का जो नॉलेज था, वो हर एक लैंग्वेज में, मीन्स उनके टाइम में हर एक लैंग्वेज में नहीं बोल सकते, लेकिन उस टाइम यूरोप तक पहुंचता था। कि ग्रीक का जो नॉलेज था, तो मुस्लिम लोगों ने क्या किया, उन्होंने अरेबिक में ट्रांसलेट किया, क्योंकि उनका जो इस्लामिक हम बोलते, उनका जो लैंग्वेज था वो अरेबिक था। अभी उर्दू है तो उर्दू में ट्रांसलेट हुआ, उस टाइम अरेबिक है, ओके, तो फिर अरेबिक में ट्रांसलेट हुआ। फिर बाकी के जो स्कॉलर्स थे, ग्रीक स्कॉलर्स, उन्होंने क्या किया, उस टाइम लेटिन लैंग्वेज चलता था ग्रीक में, तो लेटिन लैंग्वेज में उन्होंने ट्रांसलेट किया, और लेटिन लैंग्वेज वाला जो टेक्स्ट है वो यूरोप तक पहुंचता था। अभी समझा? अभी समझा? यस और नो? Yes. ओके, आगे का पॉइंट देखते Yes. हैं। द स्कूल्स सेट अप बाय चार्ल्स मेंगे ब्लॉसम इनटू द यूनिवर्सिटी। जो चार्ल्स मेंगे थे, उन्होंने जो ट्रेडिशन दिया था, स्कॉलास्टिक ट्रेडिशन दिया था, उन्होंने कुछ स्कूल्स भी एस्टेब्लिश किया था, स्कूल सेटअप किया था, जिसके बाद वो यूनिवर्सिटी में डाइवर्जन हुआ। मैनी scholars such as Gerard Cremona and learn Arabic so that they may complete their task। उस दौरान कि कुछ जो स्कॉलर्स थे, जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है जेरार्ड क्रेमोना, उन्होंने अरेबिक भी सीखा, जिसकी वजह से वो अपना काम कंप्लीट कर सके, अपना टास्क कंप्लीट कर सके। डू अंडरस्टैंड? डू अंडरस्टैंड? Yes. यस और नो? डू अंडरस्टैंड ना? Yes. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं।